नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज कैंपेन का शोर थम गया। अब परसों यानी 8 मार्च को आखिरी राउंड की पोलिंग होगी और 11 मार्च को यूपी की जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में आज भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह गढ़वा आश्रम पहुंचे, आश्रम के महंत से मुलाकात की। गढ़वा आश्रम से मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर गए। इसके बाद मोदी ने रोहनिया में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। कैंपेन की आखिरी स्पीच में मोदी ने क्या कहा, ये आपको सुनवाएं। इससे पहले आपको दिखाते हैं मोदी ने आज किस तरह वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में लोगों के करीब पहुंचने की कोशिश की। गंगा किनारे मौजूद गढ़वा घाट आश्रम में उतरते ही प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस तरह हुआ। आश्रम के पुजारियों ने मोदी को फूल दिए और रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई। गढ़वा घाट आश्रम में गाय को चारा खिलाने की परंपरा है। मोदी ने गौशाला जाकर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। गौसेवा के बाद पीएम आश्रम के अंदर पहुंचे, मंदिर में बनी 3 समाधियों के दर्शन किए और फिर मुख्य मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्रम के मुख्य पुजारी सद्गुरु शरणानंद जी महाराज से मिले, उनसे आशीर्वाद मांगा। पीएम सद्गुरु शरणानंद महाराज के साथ एक सार्वजनिक मंच पर भी गए। यहां माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। समर्पित और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हालांकि धार्मिक मंच होने की वजह से पीएम ने यहां भाषण नहीं दिया। मोदी को प्रसाद में आंवले का मुरब्बा और काजू की बर्फी दी गई। मोदी ने गढ़वा घाट आश्रम में करीब 15 मिनट गुजारे। गढ़वा घाट मठ यादवों की आस्था का केंद्र है। आश्रम का सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में प्रभाव माना जाता है। हालांकि आश्रम के प्रमुख स्वामी शरणानंद ने कहा कि पीएम का आश्रम में आना राजनीतिक दौरा नहीं था। ये आशीर्वाद इस समय कितना फलित होगा जब चुनाव सिर पर हैं? वो तो आशीर्वाद लेने वाले के ऊपर न है। हम आशीर्वाद देते हैं, आप कितना उसको रखेंगे वो तो आपके ऊपर न है। आशीर्वाद लिए वहां निकाल दिए तो हम क्या करेंगे? आशीर्वाद देने वाला क्या करेगा? तो आशीर्वाद लेने वाले लिया, श्रद्धा से लिया है तो उसको फलित तो होगा करेगा। कुछ आपने प्रधानमंत्री को कुछ ज्ञान, कुछ प्रवचन, कुछ उपदेश? तो ज्ञान के खान है, उनको क्या ज्ञान? लगातार तीसरे दिन आज भी वाराणसी और उसके आसपास के इलाके मोदी के रंग में रंगे हुए नजर आए। मोदी आज जहां भी गए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मोदी खुली गाड़ी में घूमे, सकरी गलियों में पैदल चले, रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री के घर पर गए। शास्त्री जी का घर इतनी छोटी गली में है कि वहां गाड़ी नहीं जा सकती, तो मोदी पैदल चलती है। वाराणसी की सड़कों पर लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला। रामनगर जाते वक्त का नजारा कुछ ऐसा था। मोदी का कारवां शास्त्री चौक पर रुका। पीएम यहां कार से उतरे, शास्त्री जी की मूर्ति के पास जाकर माला चढ़ाई। वाराणसी के लोगों ने सकरी गलियों से गुजरते हुए अपने प्रधानमंत्री और सांसद को पहली बार देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक घर मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर दूर है। पतली गली होने की वजह से यहां गाड़ियों का जा पाना संभव नहीं था, इसलिए मोदी पैदल ही गलियों के अंदर होते हुए लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे। शास्त्री जी के घर के मेन गेट के पास ही पीएम ने अपने जूते उतार दिए। उन्होंने सबसे पहले शास्त्री जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। फिर उस कमरे में गए जहां पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को सहेज कर रखा गया था। प्रधानमंत्री ने यहां की दीवारों पर लगी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखा। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री से इन तस्वीरों के बारे में पूछते रहे। पीएम ने यहां शास्त्री जी की जीवनी पर आधारित एक गीत भी सुना। हम ऐसी कथा सुनाते हैं, भारत के वीर गति की गाथा गाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे।
पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों से मुलाकात के बाद पीएम ने भरोसा दिलाया कि वो इस घर को शास्त्री जी का मेमोरियल बनाने में मदद करेंगे। मैं तो बहुत भावुक हो गया आज प्रधानमंत्री के यहाँ आने पर, और मुझे लगता है कि शास्त्री जी के प्रति जो उनके मन में एक सम्मान और आदर है उसको उन्होंने आज यहाँ व्यक्त किया। गढ़वा मठ धार्मिक जगह थी, आसपास साधु संत थे, इसलिए मोदी ने वहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। शास्त्री जी घर श्रद्धांजलि देने गए थे, वहां भी चुनाव की चर्चा नहीं हुई। लेकिन रोहनिया में नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में दिखे। रोहनिया की रैली में प्रधानमंत्री ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमले किए। मोदी ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है नौजवानों के साथ, नौकरी देने में भेदभाव होता है, पास को फेल और फेल को पास कर दिया जाता है, जो उससे भी निकल जाए उसे इंटरव्यू के नाम पर लूटा जाता है। आज जब मैं यहां आ रहा था तो किसी ने मुझे एक अखबार का कटिंग पकड़ा दिया, मैं पढ़ के हैरान हो गया। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जो नौकरी चाहते हैं, जो होनहार है, क्या उनको नौकरी मिलती है? क्या भेदभाव होता है कि नहीं होता है? अपना पराया होता है कि नहीं होता है? जो अखबार में छपा है मैं बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने 2015 में पीसीएस की एग्जाम ली। एक बच्ची होनहार थी, उसने एग्जाम दी, लेकिन रिजल्ट आया तो नापास हो गई। लेकिन वो बेटी बड़ी हिम्मत वाली थी, उसने अपना इरादा बरकरार रखा। उसने आरटीआई में सवाल पूछे, आरटीआई ने उसके पेपर को दिया उसको देखने के लिए, और पाया गया कि बद इरादे से उसको नापास कर दिया गया था। बाद में उसको पास करना पड़ा। देखिए, बेईमानी तो अभी शुरुआत होती है, वो यहां पे अटकते नहीं है। पहले लिखित परीक्षा में झूठी तरह नापास किया, पकड़े गए तो गुपचुप उसका इंटरव्यू किया और फिर उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार पे कोई भरोसा करेगा क्या? मोदी ने लोगों से कहा कि यूपी में नौकरी की रिश्वत देनी पड़ती है, अलग अलग नौकरी के रेट फिक्स हैं, बच्चे अपनी मेहनत से लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। गरीब मां का बेटा बेचारा रात दिन मेहनत करके परीक्षा देता था, परीक्षा में पास हो जाता था अपनी मेहनत से, फिर इंटरव्यू आता था, घर में खुशी का माहौल बन जाता था। 3-4 दिन में कोई घर पे आ जाता था और आकर के कहता था कि सुना है आपके बेटे का इंटरव्यू आया है, आपकी बेटी का इंटरव्यू आया है, बहुत अच्छा हुआ, आपको बधाई है, लेकिन देखिए इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छी कीजिए, कोई जान पहचान है क्या? तो माँ कहेगी अरे हम तो गरीब लोग हैं, हमारी क्या जान पहचान, बेटा जाएगा इंटरव्यू देकर के आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं माँ, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, कोई जान पहचान वाला लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। 2 दिन के बाद फिर आता है, वो कहता है माँ काम हो जाएगा। तो माँ पूछती है कैसे? बोले 1-2 लाख रुपया लगेगा बस। माँ को लगता है कि भाई जमीन गिरवी रखने पड़े तो रखो, घर गिरवी रखना पड़े तो रखो, बेटे को नौकरी लग जाएगी तो बाद में देखा जाएगा। और गरीब माँ के 2 लाख रुपया मार लेता है, ऐसा आदमी लोग मारते हैं। यहाँ नौकरी के रेट बोलते कि नहीं बोलते? इस नौकरी के लिए 2 लाख, इस नौकरी के लिए 3 लाख, इसके लिए 5, होता है कि नहीं होता है? ये सब बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसके बाद मोदी ने किसानों की बात की। बीजेपी के नेता ये तो कई बार कह चुके हैं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला होगा। आज मोदी ने एक और वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के पंप खराब हो गए हैं, अगर बीजेपी की सरकार यूपी में बन गई तो सरकार किसानों को फ्री में नए वाटर पंप देगी। मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव ने किसानों की चिंता नहीं की, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने में भेदभाव किया। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसे न किसान की परवाह है, न विकास की चिंता है, उसको तो अपनी वोट बैंक को संभालो, बस उन्हीं को दाना पानी देते रहो, उनको खुश रखो। इसी में भेदभाव से भरी हुई है सरकार, उसने किसानों का कल्याण नहीं किया।
पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्वागत हुआ। हर राज्य ने 50%, 60%, 50%, 60% किसानों ने बीमा ले लिया। ये अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जहां पर इतने सारे गांव किसानों से भरे पड़े हैं। यहां का उद्योग खेती है, लेकिन 14% से ज्यादा लोगों का बीमे का काम ये अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया है। भाइयों बहनों, किसान के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है। इसके बाद मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की बात की और कहा कि यूपी में कितने तरह के माफिया हैं, ये गिनना भी मुश्किल है। आज उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी सूरज ढलने के बाद अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? सलामत रहेगी क्या बेटी? वो डरेगी कि नहीं डरेगी? ये कानून व्यवस्था आपने बनाई। बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहां चलता रहता है और अखिलेश जी की सरकार सोई पड़ी है। यहां के पुलिस थाने, यहां के पुलिस थाने है क्या? आप पुलिस थाने जाने का मन करता है क्या आपको? कितनी तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलना पसंद करते हो कि पुलिस थाने जाना पसंद करते हो? लोगों को लगता है भाई ये तकलीफ झेलेंगे तो अच्छा रहेगा, पुलिस थाने जाएंगे तो दो तकलीफ और बढ़ जाएगी। कारण क्या है भाइयों बहनों? कारण ये पुलिस वाले नहीं है, कारण ये हवालदार नहीं है। इन्होंने पुलिस थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। राहुल गांधी भी वाराणसी के पास जौनपुर में थे, लेकिन उनकी नजर मोदी पर थी, काशी पर थी। राहुल ने कहा कि मोदी वाराणसी में मंदिर जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं। ये सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नतीजा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम की जरूरत है। अब मोदी जी की आयु हो गई है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, थकान हो गई है। अब देखिए मोदी जी सब कुछ स्वयं करते हैं। इसरो के लोगों ने रॉकेट भेजा, मोदी जी कहते भैया मैंने किया। अमेरिका जाते हैं, ओबामा जी से गले मिलते हैं, सुषमा स्वराज जी से कहते हैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अमेरिका। अडवाणी जी पहले काम करते थे, उनको रिटायर कर दिया, कहा तुम बैठो अब मजे लो, तुम्हारे कोई काम नहीं है सरकार में। राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी स्वयं करेगा। तो पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थोड़ी सी एज हो गई है, अब थकान तो होगी। तो मैंने अखिलेश से कहा अखिलेश ऐसे करते हैं, मोदी जी की हम मदद करते हैं, इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, इनको ऐसे करो, तुम चीफ मिनिस्टर बनो, इनको रेस्ट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा। यहां राहुल गांधी चूक गए। राहुल गांधी खुद 45 साल के हैं, मोदी 65 साल के। अगर काम के लिहाज से देखें, नरेंद्र मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं। पिछले 28 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। पिछले 3 दिन में 18 घंटे उन्हें पब्लिक के बीच देखा गया, फिर भी थकान नहीं दिखाई दी। लेकिन 45 साल के राहुल दिन में एक से ज़्यादा 2 रैलियां करते हैं, बीच बीच में छुट्टी लेकर थकान दूर करते हैं, विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं। यूपी इलेक्शन में भी मेहनत के मामले में यहाँ तक कि अखिलेश उनसे बेहतर रहे। अखिलेश यादव ने यूपी में कुल 205 चुनावी सभाएं की हैं और राहुल गांधी ने सिर्फ 51 रैलियां की हैं। अमित शाह राहुल से ज़्यादा उम्रदराज हैं, उन्होंने भी 153 पब्लिक मीटिंग्स की हैं। तो काम देखकर लगता है कि राहुल का आज का ये कमेंट जस्टिफाइड नहीं है। अखिलेश यादव ने पूरे इलेक्शन के दौरान ज़बरदस्त मेहनत की। प्रचार के आखिरी दिन भी आज जौनपुर में 7 जगह उन्होंने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। अखिलेश ने मोदी के रोड शो पर चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि मोदी इतने परेशान है कि अब दिल्ली में दिल नहीं लगता है अब विदेश जाना भी छोड़ देंगे। सावधान रहना बीजेपी से, इन पे कोई मुद्दा नहीं है। और वाराणसी में एक रोड शो के बाद दूसरा रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शो ही करते रहेंगे, विदेश जाना छोड़ देंगे। अब प्रधानमंत्री कह के गए थे जौनपुर में
कि हमें बोनस में सीट दे दो। अगर बोनस में ही सीट मांगनी थी तो बताओ वाराणसी में 3 दिन आप क्या कर रहे हैं? और सुना है, आपने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, अब उनका दिल्ली में दिल कम लग रहा है और यूपी में ज्यादा है। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। मोदी ने रोहनिया की रैली में अखिलेश सरकार पर नौकरियों में रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। अखिलेश ने इसका जवाब जौनपुर की रैली में दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात झूठी है, जनता असलियत जानती है। कई नौकरियों में इंटरव्यू का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। हमने तय किया आने वाले समय में जो हमारे नौजवान है 10वां 12वां पास किए कर करके या ITI पॉलिटेक्निक कर करके बाहर हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें हम विशेष प्रशिक्षण दिला करके कम से कम नौकरी और रोजगार में मदद करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। वहीं पुलिस की भर्ती भी आसान की है। पहले पुलिस भर्ती में 1 डेढ़ साल 2 साल 2.5 साल लगता था, भर्ती नहीं कर पाती थी पुलिस। इस बार हमने भर्ती को आसान कर दिया। पहले 1 परीक्षा 2 परीक्षा होती थी, इस बार हमने फैसला लिया है कि नौजवानों कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, केवल 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ करके दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो पहले पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में किसानों से कर्ज माफ करने का वादा कर रहे हैं। इस पर अखिलेश ने कहा कि मोदी पहले ये बताएं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां उन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया। कि बीजेपी के लोग आजकल कह रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री, कि जैसे ही सरकार बनेगी हम पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ये प्रधानमंत्री जौनपुर में कह के गए, प्रधानमंत्री कह के गए। हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि बताओ, बीजेपी की सरकारें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अलावा और प्रदेशों में, आपने मध्य प्रदेश में कितना किसानों का कर्ज माफ कर दिया? हम पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कितना माफ कर दिया, झारखंड में कितना माफ कर दिया, और महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको डांटता है। बताओ कितनी किसानों की मदद कर दी आपने केवल चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे वो आकर के गुमराह कर रहे हों। हम कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से, 1600 करोड़ माफ कर चुके हम किसानों का, सिंचाई भी माफ कर दी, किसान दुर्घटना बीमा भी दे दिया। आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं कि अगर हमें गरीब किसानों का 1 लाख से ज्यादा कर्ज माफ करना पड़ा उत्तर प्रदेश की बैंकों का, तो समाजवादी सरकार पहले की तरह माफ कर करके किसानों की मदद करने का काम करेगी। बीएसपी के नेता मायावती ने आज नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। मोदी और अमित शाह को गुरु चेला बताया। मायावती ने कहा इन दोनों ने यूपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ा। इन दोनों गुरु और चेले ने अब अपने राजनीतिक भविष्य को भी खतरे में देखकर अपने आखिरी हथकंडे के तौर पर इस चुनाव को सांप्रदायिक व धार्मिक रंग देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाराणसी व पूर्वांचल के अन्य शहरों में भी रोड शो आदि का आयोजन भी स्पष्ट तौर पर इसकी ही कोशिश को दर्शाता है। प्रधानमंत्री तो एक दिन में कई दिन उधर वाराणसी में रोड शो करते रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं व मान्यताओं को भी ताक पर रखकर वे यहाँ ऐसी राजनीतिक व चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहे जैसे कि वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के अघोषित तौर पर दावेदार बन गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन करके यहाँ गलत परंपरा की भी बुनियाद डाल दी है। मायावती ने कहा कि सरकार तो बहुजन समाज पार्टी की बन रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर के लड़ रही है। बीजेपी का हाल तो इतना बुरा है कि वाराणसी में मोदी ने मंत्रियों को घर घर जाकर वोट मांगने के काम में लगा दिया। प्रधानमंत्री खुद भी और इनके मंत्रिमंडल के लगभग सभी लंबी चौड़ी टीम भी
जहां खासकर वाराणसी में अपना पूरा डेरा डाले हुए हैं। और ये जो इनकी टीम है घर घर में जा रही है, लोग घर में अपना आराम कर रहे हैं तो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से निकल के आते भाई कौन है, ये बताते मैं केंद्र की सरकार का फलाना मंत्री हूँ, हम आपसे मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। ये सब वास्तव में इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी की और काम कम और बातें अधिक करते रहने वाले आचरण का ही परिणाम है कि जनता ने अब इन्हें सड़कों व गली कूचों आदि की धूल चाटने पर भी यहाँ मजबूर कर दिया है। आज लालू यादव भी वाराणसी में थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ पब्लिक मीटिंग की। मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान काशी में कहा था उन्हें गंगा मां ने बुलाया है। आज लालू ने कहा कि गंगा मां तो आखिरी वक्त में बुलाती है, मोदी की राजनीति का अंतिम वक्त आ गया है। वाराणसी में आने के पहले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, याद करिए आप लोग, कैसे मायावी घुस गया उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कहा था कि हम अपने मन से नहीं आए हैं बनारस में, तो हम जानना चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म में हम लोग के गंगा मैया कब बुलाती है? बोला के बाद संस्कार के लिए बुलाती। हम ये नहीं कहते कि इनका जीते संस्कार हो, लेकिन इनका राजनीतिक रूप से संस्कार अब हो गया पक्का। ऐसी सारी बातों का जवाब दिया अमित शाह ने। कैंपेन खत्म होने के बाद अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी को यूपी में 2/3 बहुमत मिलेगा। अमित शाह ने कहा बीजेपी यूपी के सभी इलाकों में नंबर 1 पार्टी होगी। पहले 2 चरणों में बीजेपी को 90 सीटें मिलेंगी। हम 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम हो, अवध हो, रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, काशी हो या गोरक्ष हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और हमारे सामने या तो सपा है या बसपा है। हम हर सीट पर लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा नंबर बहुत बड़ा होने जा रहा है और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ हम सरकार बनाएंगे। गठबंधन तो पहले और दूसरे चरण में भी बन चुका है, मगर एक हमारा रणनीतिक फैसला था। अवध से चुनाव को हम फुल फ्लेज आगे ले गए, मगर प्रथम और द्वितीय चरण में भी हम डट कर लड़े हैं और प्रथम और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें आएगी। आप मेरा आंकड़ा लिख कर रखिए। अमित शाह ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। सिर्फ पंजाब में कांटे की टक्कर है, इसलिए पंजाब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही, इंक्लूडिंग मणिपुर। पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। इसका असेसमेंट लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मोदी ने 3 दिन तक वाराणसी में प्रचार किया। विरोधियों ने इसे बीजेपी का डर बताया। अमित शाह ने कहा जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं है। अगर एक एमपी अपने क्षेत्र की जनता के पास नहीं जाएगा तो क्या करेगा, इसमें गलत क्या है? मैं बड़ी मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग बहस कर रहे हैं कि डेस्परेशन है, उनको या तो चुनावी राजनीति का अनुभव ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जितने भी रोड शो देखा होगा उसको मालूम पड़ गया होगा डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं का संपर्क करेगा, इसको कैसे डेस्परेशन कह रहे हैं? उनकी ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी की सांसद है नाते, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है और काशी 40 सीटों का सेंटर है और उनका मत क्षेत्र है, वहां रहकर प्रचार किया। इसमें मुझे कोई नई बात भी नहीं लगती है और इसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं लगती है जो प्रधानमंत्री जी ने नहीं करनी चाहिए। आज मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कह रहे थे कि मोदी ने वाराणसी में दर्जनों मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है। अमित शाह ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि काशी सेंटर है, पूर्वांचल में कहीं भी जाना हो तो वाराणसी से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस इलाके में मंत्री ज्यादा दिखाई दिए। काशी में ये जो गिना रहे इतने मंत्री है ये हो, वो एयरपोर्ट पर किसका कौन लैंड हुआ और इसके हिसाब से गिना रहे। सारे मंत्री काशी में नहीं थे
मगर भदोही जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, मिर्जापुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, जौनपुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है। ये सारे मिनिस्टर आए जो 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ काशी की सीट पर प्रचार नहीं कर रहे। और मैं भी काशी रहा तो क्योंकि काशी क्षेत्र सेंटर है, काशी क्षेत्र का काशी सेंटर है अंतिम चरण का। तो जब गोरक्ष और काशी में चुनाव होता है तो सारे नेता स्वाभाविक रूप से काशी में कैंप करते हैं। अमित शाह ने इलेक्शन के दौरान कसाब का नाम सबसे पहले लिया था। उन्होंने कसाब का मतलब बताया था कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी। यूपी को कसाब से मुक्त कराने की अपील थी। इसे विरोधियों ने इलेक्शन को कम्युनल कलर देने की कोशिश बताया। आज मायावती ने भी यही कहा था। अमित शाह ने इस पर भी सफाई दी। तीखे अल्फाज रखना कोई बुरी बात नहीं है, और मैंने कसाब कहकर कौन सा सेक्युलरिज्म का पेड़ को उखाड़ दिया है? आप मुझे समझाइए ना, इसमें नॉन सेक्युलर बात क्या है? नॉन सेक्युलर बात क्या है इसमें? ही वॉज टेररिस्ट। इसके रिलीजन के साथ क्यों जोड़े हैं सब लोग? मैंने किसी के व्यक्ति के बारे में पर्सनल बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में शुरू के 2 फेज में लगता था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बाजी मार लेगा। तीसरे फेज से रुख बदलने लगा और आखिरी फेज आते आते ये लगा कि बीजेपी का अपर हैंड है। और इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि मोदी ने यूपी में वाकई में मेहनत की और बाजी पलटने की कोशिश की। जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले ऑफेंसिव पर थे, आज आखिरी दिन डिफेंसिव होकर जवाब देते नजर आए। यूपी से एक और खबर आई। रेप का केस दर्ज होने के बाद फरार चल रहे यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस का दावा है कि गायत्री प्रजापति की लोकेशन के बारे में उसे कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। इस बीच एक डेवलपमेंट ये हुआ कि रेप केस में सह अभियुक्त और गायत्री प्रजापति का सरकारी सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस सिपाही का नाम चंद्रपाल है। इस केस में नाम आने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सिपाही का दावा है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया है। गायत्री प्रजापति को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। प्रजापति ने अग्नि जमानत और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की दोनों अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रजापति से निचली अदालत में जाने को कहा है। अदालत ने प्रजापति की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनके ऊपर गैंगरेप का आरोप राजनीति से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पुलिस को प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसे पॉलिटिकल कलर अगर दिया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजापति की तरफ साहब की तरफ से और दूसरे 2 मुलजिमों की तरफ से एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था एफआईआर दर्ज कराने का, उसको वापस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है और उनकी जो ये गुजारिश थी कि पुराना वाला ऑर्डर एफआईआर दर्ज करने का वो खत्म कर दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। गायत्री प्रजापति पर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया। अखिलेश ने कहा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि मंत्री गायत्री प्रजापति पूरा सहयोग करेंगे कानून का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पूरा मानना होगा। सरकार पूरा सहयोग करेगी। कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असल में गायत्री प्रजापति को उम्मीद थी कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, इसलिए वो अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आज फैसला आ गया। अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उम्मीद है कि कल वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस दावा करेगी उसने गायत्री प्रजापति को अरेस्ट किया है और गायत्री प्रजापति कहेंगे वो कानून का पालन करने वाले शख्स हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। हम सिर्फ 20 सेकंड के रुकेंगे और 20 सेकंड बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा सबूत जिससे साफ हो जाएगा कश्मीर में आतंकवादी और पत्थरबाज मिले हुए हैं। अब हम आपको कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के बीच रिश्ते का सबूत दिखाएंगे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों को घेर लेती हैं, एनकाउंटर शुरू हो जाता है, तभी आतंकवादियों के इशारे पर पत्थरबाज निकल आते हैं। आतंकवादियों को भागने में मदद करने के लिए पत्थरबाजी शुरू करते हैं। अब तक ये सिर्फ बातें कही जाती थी, लेकिन आप सबूत देखकर आपको यकीन हो जाएगा। 2 दिन पहले त्राल में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी घिर गया। उसने अपने हैंडलर को फोन किया। हैंडलर ने कहा कि वो घबराए नहीं, पत्थरबाज आ गए हैं, वो मौका देखकर भागने की कोशिश करे, लेकिन ये आतंकवादी बच नहीं सका, मारा गया। अब आतंकवादी और उसके हैंडलर के बीच की बातचीत का रिकॉर्ड सामने आया है। इससे साफ हो गया कि सुरक्षा बलों की घेरेबंदी से आतंकवादियों को भगाने के लिए
पत्थरबाजी का सहारा लिया जाता है। मोनी अगर तुम मौका तो करो नेरने कोशिश बाकी टेंशन कहें हिम्मत दिल तो दिमाग बराबर दिलस तो दिमाग कम हेन इंशाल्लाह नेरने करो कोशिश सामाज कर दिलस नार तो करो कोशिश यीसा करो कोशिश तो गक लम्हातन में नेरने तिक पे नमो क्या बाकी कथ बुझो तुम मे टेंशन कहें। ये आवाज जो आपने सुनी वो एक हैंडलर की है, नाम है जावेद। उसकी ये बातचीत हो रही है अकीब नाम के एक आतंकवादी से। ये बातचीत उस वक्त की है जब आतंकवादी अकीब त्राल सेक्टर के एक घर में छुपा हुआ था और वो चारों तरफ से सुरक्षा बलों से घिरा था। एनकाउंटर अपने आखिरी चरण में था। आतंकवादी की समझ में आ चुका था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं, लेकिन तभी हैंडलर ने उसे फोन पर बताया कि आतंकवादियों से मिले कुछ पत्थरबाज पहुंच गए हैं। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और उनकी आड़ लेकर वो बच सकता है। मोनी अगर तुम मौका तो करो नेरने कोशिश बाकी टेंशन कहें हिम्मत दिल तो दिमाग बराबर दिलस तो दिमाग कम हेन इंशाल्लाह नेरने करो कोशिश सामाज कर दिलस नार तो करो कोशिश यीसा करो कोशिश तो गक लम्हातन में नेरने। जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी उसी वक्त बाहर आतंकवादियों से मिले कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं और उसी इलाके की हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों ने रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर भी लगाए थे ताकि सुरक्षा कर्मियों का रास्ता रोका जा सके। यानी जिस वक्त आतंकवादी घर के भीतर से अपने हैंडलर से बातचीत कर रहा था उसी वक्त बाहर आतंकवादियों का साथ देने वाले चंद लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद आतंकवादी बताता है कि सेना ने घेरेबंदी ऐसी की है कि पत्थरबाजी की आड़ में भी उसका निकलना आसान नहीं है। मोनी अगर तुम मौका तो करो नेरने कोशिश बाकी टेंशन कहें हिम्मत दिल तो दिमाग बराबर दिलस तो दिमाग कम हेन इंशाल्लाह नेरने करो कोशिश सामाज कर दिलस नार तो करो कोशिश यीसा करो कोशिश तो गक लम्हातन में नेरने। जगह कहीं कहीं जगह से चलन नेरने गुंजाइश कहीं इंशाल्लाह हिम्मत बराबर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद हिमालय लाइट वाइट चुप न जाए दिल के गयो दिल नहीं परेशानी है। पत्थरबाजों की कोशिश यही थी कि सुरक्षा बल पत्थरबाजों से उलझे रहे और मौका पाकर आतंकवादी वहां से फरार हो जाए, लेकिन बाहर सुरक्षा बलों ने भी पूरे धैर्य से काम लिया। सुरक्षा बल उस घर के बेहद करीब पहुंचे और पूरे के पूरे घर को ही धमाके से उड़ा दिया। इस एनकाउंटर में घर में छुपे 2 आतंकी ढेर हो गए। यह एनकाउंटर कश्मीर के त्राल सेक्टर में रविवार देर शाम हुआ था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कश्मीर में 3 जवान शहीद हुए थे। एनकाउंटर के वक्त पत्थरबाजी शुरू हुई। इसका फायदा उठाकर आतंकवादियों ने जवानों पर गोली चलाई और भाग गए। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था कि लोकल कश्मीरी एनकाउंटर के वक्त बीच में ना आए, पत्थरबाजी न करें, क्योंकि सिविलियंस को बचाने के चक्कर में आतंकवादी भाग जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं। अगर समझाने के बाद भी पत्थरबाज नहीं माने तो सेना उनके साथ सख्ती से निपटेगी। इस पर काफी विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी। विपिन रावत के बयान को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया गया था। ऐसा कहने वाले इस आतंकवादी की बात सुनकर क्या कहेंगे? अब तो साबित हो गया कि पत्थरबाज आतंकवादियों के इशारे पर बाहर निकलते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं और विपिन रावत की बात सही थी। आज पाकिस्तान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी भारत में आकर कहा कि मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। मुंबई हमले को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने ही अंजाम दिया है। दिल्ली में आज 19वें एशियन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने मुंबई हमले को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल बताया। दुर्रानी ने कहा उन्हें यह बात कबूल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच ही है कि मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का ही हाथ था। दुर्रानी ने कहा चूंकि वो अपनी राय जाहिर करते हैं इसलिए उन्हें रक्षा सलाहकार के पद से हटा दिया गया था। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan and would be happy to share my views on the Bombay episode during the question answer session. I had put forward certain suggestions which were not considered. दुर्रानी की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस वक्त मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, दुर्रानी उस वक्त पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने आज साफ और सीधी बात की तो थोड़ा आश्चर्य हुआ।
बाद में जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बयान को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की। दुर्रानी ने कहा कि 26/11 नॉन स्टेट एक्टर द्वारा किया था, इसमें पाकिस्तान सरकार या ISI का कोई लेना देना नहीं था। I made a statement on television in Pakistan which the government didn't like and I got a sack. Isn't that sufficient for you? Yes, I know. But one more point. I know for definite, I have very good information that the government of Pakistan or the ISI was not involved. I am 110% sure. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपील की। पर्रिकर ने कहा कि दुनिया भर में 4 ऐसे संगठन हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। जिन 4 आतंकी संगठनों को पर्रिकर ने नाम लेकर बताया, उनमें से 3 ऐसे हैं जो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। 4 groups were responsible for 74% of all deaths from terrorism: Islamic State, Boko Haram, the Taliban and Al-Qaeda. Islamic State affiliated groups carried out attacks in 29 countries in 2016, almost double in comparison to 2014. Not only do acts of terror undermine governance, they slow down economic growth and development. This is more important because India experienced almost 7% of all terrorist attacks around the globe. पाकिस्तान के फॉर्मर NSA के बयान को अमित शाह ने भारत सरकार की डिप्लोमेसी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत पहले से कहता रहा कि मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये बात पाकिस्तान के फॉर्मर NSA ने आज कह दी। पाकिस्तान के फॉर्मर NSA कह रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, और मैं मानता हूं भारत सरकार की डिप्लोमेसी की एक प्रकार से विजय भी है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो दोनों बातें कही वो ठीक है। हाफिज सईद पर भी नकेल कसने की जरूरत है, और मुंबई टेरर अटैक में उसका षड्यंत्र पाकिस्तान की जमीन पर ही हुआ था। भारत सरकार ने ये बात को प्रमुखता से, जो भी सरकार रही, इसने उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको बहुत ठोस तरीके से हमने इंटरनेशनल फोरम्स में उठाया। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि 26/11 की साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तान से आतंकवादी भेजे गए। हमले के दौरान आतंकवादियों को पाकिस्तान से निर्देश मिलते रहे। इसके सबूत, आतंकवादियों और हैंडलर्स की बातचीत की रिकॉर्डिंग सब पाकिस्तान को सौंप दी गई। अब 26/11 के वक्त पाकिस्तान के NSA रहे महमूद अली दुरानी ने भी यही कहा। उन्होंने बताया कि आतंकवादी हमले पाकिस्तान का हाथ था। इसके बाद भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान ये मान लेगा और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाएगा। अब आपको उस लड़की की बात सुनवाएंगे जिसने इराक में ISIS के जुल्म सहे, किसी तरह ISIS के चंगुल से छूटने में कामयाब रही। इस लड़की का नाम लामिया अज़ी बशर है। बशर आजकल भारत आई हुई है। नॉर्थ इराक से इस यजीदी लड़की को 2011 में अगवा कर लिया गया था। लामिया अज़ी बशर ने करीब 20 महीने ISIS की कैद में गुजारे। उसे सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया, उसके चेहरे को एसिड से जला दिया गया, शरीर को जगह जगह ब्लेड से काटा गया, उसे कई दिन तक खाना नहीं दिया गया। दिल्ली आई लामिया से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की तो उसने ISIS के खौफनाक चेहरे को दुनिया के सामने रख दिया। ISIS की कैद में मैंने हर बदतर स्थिति को करीब से देखा। मेरे साथ रेप किया गया, टॉर्चर किया गया, छोटी गलती पर भी सजा दी जाती थी। वो खाना नहीं देते थे। जो भी आप बुरा सोच सकते हैं वो मेरे साथ हुआ। जो लोग ISIS की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि वो ISIS को ज्वाइन न करें। वो कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपराधी हैं। लामिया अज़ी बशर ने बताया कि अब भी 3500 यजीदी महिलाएं ISIS की कैद में हैं। इनके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। लामिया अज़ी बशर का कहना है कि ISIS को खत्म करने से पहले उसकी आइडियोलॉजी को खत्म करना जरूरी है। मैं ISIS की कैद में 20 महीने तक रही। अब भी करीब 3500 यजीदी महिलाएं वहां कैद हैं। जो भी ताकतें ISIS से लड़ रही हैं उनसे मैं कहना चाहती हूं कि पहले ISIS की विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है। ISIS काफी कमजोर हो चुकी है। इराक और सीरिया का ज्यादातर इलाका फोर्सेस के कब्जे में है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बगदादी ने भी हार कबूल कर ली है। बगदादी ने अपने आतंकवादियों से कहा था कि या तो अपने वतन वापस भाग जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें।
मतलब साफ है कि ISIS का अंत करीब है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक जरूरी खबर जिसे सुनकर आपको पानी की बोतल खरीदने से पहले दाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छी खबर आपको बता दें, अब पानी की बोतल पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलेगी। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि पूरे देश में मिनरल वाटर की बोतल्स को एक ही रेट पर बेचा जाएगा, चाहे कोई मॉल हो या फिर दुकान या रेलवे प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट। हर जगह मिनरल वाटर का रेट एक ही होगा। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री को इस बारे में कई शिकायतें मिली थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दामों पर मिनरल वाटर बेचा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुकानदारों को MRP पर ही पानी की बोतल बेचनी होगी। एक और अच्छी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश से एक छोटी सी बच्ची की जान बच गई। मोदी 3 दिन से बनारस में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन इस दौरान मोदी को ट्विटर पर 8 दिन की एक बच्ची की बेहद नाजुक हालत के बारे में पता चला। बच्ची असम की थी। इलाज के लिए बच्ची को दिल्ली लाना जरूरी था। उसे तुरंत इलाज न मिलता तो उसका बचना मुश्किल था। मोदी ने PMO को कहा, इलाज में मदद का निर्देश दिया और बच्ची की जिंदगी बच गई। डिब्रूगढ़ की इस बच्ची को मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हुआ था। यह बीमारी तब होती है जब गर्भ में बच्ची की सांस के साथ स्टूल चला जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो गया था। फैमिली का कहना है कि प्रधानमंत्री की दखल की वजह से बच्ची को वक्त पर इलाज मिल सका और उसकी जान बच गई। अब तो डॉक्टर का कहना है कि वो स्टेबल ही है और ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रांसपोर्ट के टाइम में जिस लोगों ने हमें वो इतना मदद किया, उन लोगों के हम आभारी हैं। और डिब्रूगढ़ में सब डॉक्टर्स, नर्सेस, मेरा हस्बैंड जहाँ पे करते हैं BCPL, और एयरपोर्ट के लोग, यहाँ PM ऑफिस के लोग, और हमारे जितने सारे फ्रेंड्स, वेल विशर्स हैं, सबको हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि सब लोगों ने इतना प्रेयर किया मेरी बेटी के लिए, वो जल्दी रिकवरी हो जाए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। दरअसल इलाज के लिए इस छोटी सी बच्ची को जल्द से जल्द डिब्रूगढ़ से दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचाना था। इसके लिए दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत थी। बच्ची के चाचा ने दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट किया और वही ट्वीट प्रधानमंत्री को भी भेजा। आधे घंटे बाद जब बनारस में प्रधानमंत्री की इस ट्वीट पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को अफसरों से कहा कि बच्ची की मदद करें। 3 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए इंतजाम कर लिए गए और बच्ची की जिंदगी बच गई। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट की बात, बताएंगे बेंगलोर में भारत की जीत किन खिलाड़ियों ने जगा दी। और अब क्रिकेट की बात। बेंगलोर टेस्ट में पहले 2 दिन पिछड़ने के बाद भारत ने तीसरे दिन जबरदस्त वापसी की। हार के कगार पर दिख रही है टीम इंडिया को अब जीत की उम्मीद हो गई। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत हालत में पहुंचा दिया है। अब भारत के पास 126 रन की बढ़त है और 6 विकेट बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 276 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 213 रन बनाए हैं। इसके साथ ही भारत को 126 रन की बढ़त हासिल हो गई। फिलहाल पुजारा 79 और रहाणे 40 रन बनाकर नॉट आउट है। 5वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 93 रन की साझेदारी की। लोकेश राहुल 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिनव मुकुंद सिर्फ 16 रन ही बना सके। विराट कोहली 15 और जडेजा 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसलिए अगर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 250 रन की भी चुनौती रखी तो जीत पक्की है। और अब कल की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्लांट और ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। फिर भरूच में मोदी की पब्लिक मीटिंग होगी। राहुल गांधी कल दिल्ली के रामलीला मैदान से MCD चुनाव कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया है। उनके कमेंट्स पर कल शाम 5 बजे तक अखिलेश यादव को जवाब देना है। भारत और नेपाल के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कल शुरू होगा। आज की बात में इतना ही। अब आप देखिए नॉन स्टॉप सुपरफास्ट इस ब्रेक के बाद।